वेलकम टू YFCC स्टूडेंट्स। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के चरण की अगली कड़ी में जानेंगे ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो शासन चला, जिसको हमने डिवाइड किया है 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक का शासन। उस शासन व्यवस्था में ब्रिटेन की सरकार द्वारा ब्रिटेन की कंपनी को विभिन्न कानून जो बना के दिए, जिनके अधीन रहते हुए कंपनी को भारत में शासन व्यवस्था का संचालन करना था, उन्हीं की हम जो है चर्चा आगे आने वाली कड़ियों में करेंगे। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, सबसे पहला कानून जो लाया गया यहाँ पर, और उस कानून का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले जानेंगे ये है क्या रेगुलेटिंग एक्ट, इसके उद्देश्य क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, और उसके बाद में इसमें जो है क्या क्या क्लॉजेज या फिर क्या कुछ व्यवस्थाएं इसके अंदर चेंज की गई थी, या क्या कानून इसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा कंपनी को जो है बना के दिए गए। बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की या उद्देश्यों की। उद्देश्य की बात करें तो जो कंपनी यहाँ पर व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, प्रशासनिक व्यवस्था का उसे अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे शासन प्रशासन को देख रही थी। तो कहीं न कहीं उस शासन प्रशासन की व्यवस्था में एक लंबे समय से, क्योंकि हम देखते हैं कि 1757 और 1764 के युद्धों के बाद में जो क्रम से प्लासी और बक्सर के युद्ध हैं, उसके बाद में कंपनी का शासन है स्थापित हो जाता है बंगाल में। वहाँ से ये शासन व्यवस्था का संचालन कर रही है। तो उसमें कहीं न कहीं कंपनी के कर्मचारियों में एक कुप्रशासन के तौर पे हम कह सकते हैं, या फिर कंपनी में कुप्रशासन आ जाए और दूसरी कंपनी में कुप्रशासन आ गया था, और दूसरा जो है भ्रष्टाचार जो है उनके कर्मचारियों में व्याप्त हो गया था। इन दोनों ही चीज़ों को, या यूँ कहें कि इन लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए कंपनी के शासन में ये जो लूप होल्स थे, इनको ख़त्म करने के लिए ब्रिटेन की सरकार द्वारा यह कानून लेके आया गया। तत्कालीन वहाँ के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, जिन्होंने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया, और उस सीक्रेट कमेटी का टास्क था कि किस तरह का कानून हम बनाएं, या फिर हमें क्या कुछ करना चाहिए जिसके आधार पे हम कंपनी के प्रशासन को नियमित कर सके, नियंत्रित कर सके। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, उन्हीं के आधार पे ये एक्ट बना, जिसका नाम पड़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग का मतलब नियमित और विनियमित करने वाला कानून ही होता है। अब हम बात करेंगे इस कानून की मुख्य विशेषताओं की। मुख्य विशेषताओं में हम बात करें तो इस कानून की मुख्य विशेषता यह है कि कंपनी जो व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी भारत में, तो एक कानून बना के दे दिया गया। तो इस तरह से कंपनी है उसको एक तरह से ऑथेंटिकेशन या फिर मान्यता प्राप्त हो गई कि भारत में अब वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी देख सकती है, जो कि अब तक व्यापारिक कार्यों को देख रही थी या फिर कानूनी तौर से एक व्यापारिक कंपनी थी, अब वो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए भी कानूनन मान्यता प्राप्त है हो चुकी, या फिर वो संस्था है वो कानूनी मान्यता प्राप्त कर लिया है उसने इस कानून के द्वारा, क्योंकि इस कानून में उसको जो है ये सारी चीज़ें कानून के द्वारा जो है प्रदान की गई थी। दूसरी बात करते हैं इसके महत्व की, तो यहाँ पर भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने वाले एक्ट के रूप में इसको जानते हैं। सबसे पहला एक्ट है जो कि केंद्रीय प्रशासन की नींव यहाँ पे रखता है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं, कंपनी जो है यहाँ पर जो अलग अलग व्यापारिक कोठियाँ जो स्टेबलाइज कर रखी थी, उनमें से क्षेत्र विशेष की व्यापारिक कंपनियों को मिला के इन्होंने प्रेसिडेंसियों का निर्माण कर रखा था। और भारत में उस समय में 3 प्रेसिडेंसी प्रमुख थी। एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल की प्रेसिडेंसी जिसे हम बोलते हैं, दूसरी थी मद्रास की प्रेसिडेंसी, और तीसरी थी बम्बई की प्रेसिडेंसी। और इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों के जो हेड थे उनको बोलते थे गवर्नर। बंगाल का गवर्नर या कलकत्ता का गवर्नर, दूसरा मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर। और ये जो है स्वतंत्र रूप से जो है अपनी प्रेसिडेंसियों का जो है यहाँ पे कानून बनाते थे और उनका जो है संचालन कर रहे थे। अब ये जो यहाँ पे कानून व्यवस्था का संचालन कर रहे थे और उनकी रिपोर्टिंग ये करते थे, ब्रिटेन में एक कंपनी के प्रशासन को देखने वाली एक बॉडी थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? कंपनी जो होती है वो बहुत से शेयर होल्डर से मिलकर बनी होती है। उनमें से एक बड़े अंश को धारिता या फिर धारण करने वाले शेयर होल्डर्स को बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के नाम से जाना जाता है, या स्वत्वधारी बोर्ड के नाम से हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं। ये उस समय लिमिट थी 500 पाउंड की। और ये जो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं, ये अपने में से चुनते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिनकी संख्या थी 24, और ये हर साल जो है परिवर्तित होते थे। यहाँ पे ये
भारत में जो प्रशासन चला रहे थे गवर्नर्स, वो यहाँ पे इनको रिपोर्ट करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी, या सबसे हेड बॉडी मान सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि मुख्य गवर्निंग बॉडी के रूप में ये कार्य करने वाली संस्था थी। अब यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले किया गया कि केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखेगी। केंद्रीय प्रशासन की नींव ऐसे रखेगी कि ये 3 प्रेसिडेंसीज थी, इनके जो गवर्नर होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों ही अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर है उसके अधीन जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर के जो पद का नाम है वो भी परिवर्तित करके बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो उस समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। और यूँ कहें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वहाँ पे वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वही बंगाल के जो है कहें कि पहले गवर्नर जनरल भी बने। तो यहाँ पे ये तीनों प्रेसिडेंसी के ये दोनों प्रेसिडेंसी जो मद्रास और बम्बई की थी वो अधीन आ गई बंगाल के गवर्नर के। अब बंगाल का गवर्नर जो है वो सर्वे सर्वा हो गया, या यूँ कहें कि एक केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पे नींव पड़ती है, क्योंकि ये जो तीनों जो प्रेसिडेंसी थी स्वतंत्र थी पहले, अब बंगाल के अधीन आने लग गई है। बंगाल के गवर्नर का जो गवर्नर जनरल जिसको नाम दे दिया गया था उसका कार्यभार बढ़ गया है, तो यहाँ पे उसको कार्यों में हेल्प करने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। परिषद के अंदर जो 4 सदस्य थे वो अंग्रेज सदस्य थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये केंद्रीय प्रशासन के तौर पे यहाँ पे किया गया। दूसरा था कि इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय की जो है यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, और उसको जो है कलकत्ता में स्टेबलाइज किया गया 1774 में। उसके जो प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जिसको बनाया गया वो थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे के साथ में इसमें प्रावधान किया गया 3 अन्य न्यायाधीशों का भी इसमें जो है प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इस तरह से कहें कि एक सुप्रीम बॉडी या सुप्रीम कोर्ट का भी जो है इसमें निर्माण किया गया। तो ये कुछ प्रावधान थे जिससे पता लगता है कि यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन या फिर केंद्रीय प्रशासन की जो नींव है इस एक्ट के माध्यम से पड़ती है। और इस एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं पहले उनका जो कार्यकाल होता था 1 साल का होता था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से उनका जो कार्यकाल है उसको 4 सालों के लिए बढ़ोतरी कर देगी। 4 सालों का जो है इनका टेन्योर होता था। 1/3 जो है सदस्य हर 1 साल बाद में रिटायर हो जाते, तो इस तरह से ये पूरी बॉडी जो है 4 साल तक जो है कंटिन्यू करने वाली बॉडी हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा भी 1773 का एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने की दिशा में ब्रिटेन की सरकार द्वारा उठाया गया ये सबसे पहला कदम माना जाता है। अब कंट्रोल करने के रिस्पेक्ट में हमने उसके उद्देश्यों के बारे में जाना था कि उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य थे कि जो कंपनी के प्रशासन में लूप होल्स हैं, जैसे रिश्वतखोरी बढ़ गई है, कंपनी का प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने व्यवस्था की कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो एक तो अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते, निजी व्यापार जिसे कहते हैं वो नहीं कर सकते, उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो जाके निजी व्यापार कर सकते हैं। साथ ही कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी भी तरह का उपहार गिफ्ट नहीं ले सकते भारतीयों से, तो इस तरह से उनकी रिश्वत की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाएगी। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको भी जो है एक तरह से कंट्रोल करने के रिस्पेक्ट में उनसे ये इस कानून में प्रावधान लाया गया कि जो भी कार्य भारत में हैं उनमें से 3 प्रमुख कार्यों, जिसमें कि राजस्व से संबंधित मामले हैं, सेना से संबंधित जो मामले हैं और नागरिकों से संबंधित जो मामले हैं, उनकी जो रिपोर्ट हम बनाएंगे और रिपोर्ट बना के जो है वहाँ पे ब्रिटेन की सरकार को आपको सबमिट करनी होगी हर ईयर, ठीक है। तो इस तरह से कहें कि ये एक तरह से उनको कंट्रोलिंग करने का जो है ये नियम, जो ये कानून है वो ब्रिटेन की सरकार द्वारा लाया गया। तो ये कुछ खास बातें थी इस एक्ट की, जो कि एक महत्वपूर्ण एक्ट है
इसके रेस्पेक्ट में हम जानें तो एक और बात ये जान सकते हैं कि कंपनी के अधीन शासन या ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में लाया गया सबसे पहला एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला एक्ट जो लाया गया वो 1773 का एक्ट है, और ये कंपनी के अधीन भी लाया गया सबसे पहला एक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश कालीन व्यवस्था को हम दो पार्टों में बांट के पढ़ने वाले हैं। पहला जो पार्ट है वो है कंपनी का शासन और दूसरा जो है ताज का शासन। ठीक है, तो इसी कड़ी में अब हम आगे आने वाले एक्टों की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।